हाय एवरीवन, मेरा नाम राजनंदिनी शर्मा है। MPPSC 2018 में मेरी रैंक 3rd है। NIT भोपाल से मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2017 में मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं अपने सेकेंड अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हुई हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं सारे एस्पिरेंट्स से साझा कर सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जब हम ये वर्ड सुनते हैं स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले आपको 2-3 डिडक्शंस करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपका 6 से 8 महीने में आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। 3 महीने में एट मैक्स आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। सेकेंड है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हमें NCERTs पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो NCERT का सीधा सा फंडा ये है, जैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रहा है, मेरा आर्ट सब्जेक्ट में मैं स्कूल में अच्छा स्कोर कर लेती थी, सोशल स्टडीज़ में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, तो मुझे इतना रेलेवेंट नहीं लगा कि मैं NCERTs को बुक टू बुक, कवर टू कवर कंप्लीट करूँ। लेकिन अगर आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो फर्स्ट रीडिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेफिनेटली 6 to 12 तक की जो NCERTs है उसको एक बार डेफिनेटली आप उसको कवर करें। थर्ड जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोचिंग करना चाहिए कि नहीं, वो कितना रेलेवेंट है, कितना इररेलेवेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कोचिंग ज़रूर की, लेकिन मैंने बिट्स एंड पार्ट्स में कोचिंग को किया। जैसे मेंस की जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो कहीं पर एक मेंस का एक क्रैश कोर्स चल रहा था जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि कैसे आपको 4 से 6 महीने में तैयारी करना है, क्योंकि उस ईयर में बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मैं उस क्लास में गई, मैंने सीखा क्या फॉर्मेटिंग होती है। 2 से 4 महीने में जब मुझे समझ में आ गया, तो मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर रिलाई किया। 80% प्रिपरेशन मेरी सेल्फ स्टडी के ऊपर है। दूसरी चीज़ ये होती है कोचिंग का इम्पॉर्टेंस, जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है। ओके, तो टेस्ट सीरीज से आपको एक प्रॉपर एम्बियंस मिलता है, आपको समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या मॉक इंटरव्यूज़ हो। तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, किस लेवल पर आप हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज मैं उन लोग को देना चाहूँगी जो अभी अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, अभी प्रीलिम्स का 2 से 4 महीने में होने वाले हैं और उनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो फिर आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जैसे मैंने किया था, और वहाँ पे वो आपको पूरे कंसेप्ट्स को अच्छे से ब्रश अप कर देंगे। तो और करंट से आपको चीज़ें उससे आपको पता चल जाएगा, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 महीने में प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता है। अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, अगर 1 साल से आप इस एग्ज़ाम में जूझ रहे हैं, तो फिर प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने मेंस में तैयारी की है, वो उसको आप अपने मेंस के मटेरियल को आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, उसमें हाईलाइट कीजिए कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ये आपको खुद समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और क्या नहीं, और टेस्ट सीरीज़ पे पूरा फोकस रखिए। तो मुद्दे की बात यह है कि कोचिंग आपका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता आपके हार्डवर्क का, वो आपको सप्लीमेंट ज़रूर कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब स्ट्रैटेजी का जो दूसरा पड़ाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप सिलेबस को कितने अच्छे से गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ा, टॉपिक्स को समझा और ट्रेंड एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर के पेपर से, ये देखते हुए कि हमें किस लेवल पे तैयारी करनी है। स्टेट लेवल पे हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें किस लेवल तक जाना है। ओके, तो एंड बिलीव मी, एक बार आप जब सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपके जो भी प्री कंसीव नोशंस है, जो भी मिथ्स हैं कि टफ है, और जो भी रूमर्स आप व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें रहती हैं, वो धीरे धीरे सब डीमिस्टिफाई होती जाएंगी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो मैंने 2 से 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे यहाँ से, कि पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटर कनेक्टिविटी, इंटरलिंकिंग। अब ये जो चीज़ है, अगर आपने इंटरलिंक करना सीख लिया, बिलीव मी, आप इस एग्ज़ाम को एस कर लेंगे इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके बारे में मैं और इलेबोरेट करूँगी, डिटेल में आगे बताऊँगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं, या जो भी कंसेप्ट्स होते हैं, जिसको हम स्टैटिक पार्ट कहते हैं, वो आपको अच्छे से कवर करना है। स्टैटिक के लिए आपके लिए जो बुक लिस्ट जो सब लोग बताते हैं, NCERTs पढ़ना, कोचिंग मटेरियल पे रिलाई करना, जैसे ज्योग्राफी के लिए तो जो भी आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको आपको गो थ्रू करना है स्टैटिक पोर्शन के लिए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस देखने के बाद जो हम डिड्यूस करते हैं, वो ये है कि आपको अपने आंसर को डायनेमिक बनाना है। जिस दिन जब आप आंसर्स को डायनेमिक बनाते हैं, तो आप अलग ही स्टैंड आउट कर जाएंगे दूसरे कंपेटिटर्स से कंपैरिजन में।
क्योंकि वो जो डायनेमिक बनाने की जो कला होती है वो आपके स्टैटिक पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपके स्टैटिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और जब आप आंसर लिखेंगे तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला, उसको भी लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। ओके, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। तैयारी ये होनी चाहिए कि हमें स्टैटिक पोर्शन हम कैसे तैयार करें। स्टैटिक पोर्शन के लिए रिक्वायरमेंट बस ये है कि जो बेसिक चीज़ें, अगर आप पेपर का नाम भी देखें तो क्या लिखा रहता है, जनरल स्टडीज़, मतलब सामान्य अध्ययन। तो हमें सामान्य लेवल पे तैयारी करनी, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आई व्यू हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। उसको प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको बैकग्राउंड, करंट में क्या चीज़ें चल रही है और इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बस हमें इतना पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएंगे तो आपको हर चीज़ से रूबरू होने की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये इशू है तो इस पर क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एक साथ। तो इसलिए जो आपका जो जनरल वे में आपको तैयारी करना है स्टैटिक की, उसके लिए, और जो डायनेमिक पोर्शन है उसमें आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर डेली कौन सा पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर के लिए मैं ये कहूँगी, इंग्लिश मीडियम के लोग हैं तो भी आप लोकल न्यूज़पेपर्स जो आपके आते हैं आप उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि आपको एमपी को कवर करना है। ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो एमपी के बारे में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी एक आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपका बिल्डअप होना चाहिए। आपका लॉजिकल वे में आप कितना सोच पा रहे हैं वो चीज़ बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक के प्रॉस एंड कॉन्स आप बता पा रहे हैं कि नहीं, आप किसी पॉइंट पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो तब आता है जब आप ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, पीआईबी, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप देखें। उससे आपका एक तार्किकता डेवलप होगी जो आगे चल के आपको काम आएगी इंटरव्यू में। देखिए, आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव ना समझें कि प्रीलिम्स अलग से तैयारी करना है, मेंस अलग से। तीनों चीज़ें इंटीग्रेटेड है और हर स्टेज में जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अगले स्टेज में आपको काम आएगी। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डे 1 से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जब आप इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने एक बात बोली थी इंटरलिंकिंग वाली, जिसके ऊपर मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी। इंटरलिंकिंग वाली जो चीज़ है वो ये है कि मान लेते हैं मैंने कोई एक टॉपिक उठाया, ज्योग्राफी का मैंने एक टॉपिक उठाया कि क्रॉप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंडिया में। ये एक टॉपिक है ज्योग्राफी का। उसके आसपास का एक टॉपिक और है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ओके, अब जब मैं इसको जोग्राफिकल एस्पेक्ट से तैयारी करूंगी तो मैं क्या देखूंगी कि इंडिया में कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सॉइल कंडीशंस क्या है, इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लार्जेस्ट इंपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, अब क्योंकि आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव स्टडी में ये भी कर लेंगे कि एमपी में कौन सा जिला अग्रणी है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, सो एंड सो। ओके, अब मैंने इसको लिंक किया पेपर 3 से। कैसे? पेपर 3 में इकोनॉमी का पार्ट होता है एग्रीकल्चर इन इंडिया और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप देखें, अगर आप सेग्रीगेट ना करें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को, तो आप ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर का ही एक छोटा सा सबसेट है क्या, क्रॉपिंग प्रोडक्शन और जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न व्हाट्सएवर। उसी से अराइज हो रहा है इश्यूज, उसी से अराइज हो रहा है एक और टॉपिक फूड प्रोसेसिंग जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। अब अगर मैंने इश्यूज एंड चैलेंजेस एग्रीकल्चर का तैयार किया तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स आएंगे कि हमारी मॉनसून डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, हम क्वालिटी वाइज हमारा एक्सपोर्ट पैरामीटर्स को हम इतने अच्छे से मैचअप नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है, हमारा फार्म मैकेनाइजेशन पुअर है। यही सारे टॉपिक्स रहते हैं। अब अगर आप लिंक करना चाहें तो इसको पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले एस्पेक्ट को अगर आप देखें, प्रोडक्टिविटी में कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मोटा मोटा ये है कि जो मेल वर्कर्स रहते हैं वो माइग्रेट होते जाते हैं और जो औरतें रहती हैं वो रूरल एरियाज़ में स्टे बैक करती है, तो उनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतने अच्छे से हम उसको इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको इन्हांस कैसे करेंगे? जैसे अमूल का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा बनाया है और कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना अच्छे से सफल हुआ है, वैसे हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, एलाइड सेक्टर्स में आप चाहे तो पिसी कल्चर को ले लो, आप बी कीपिंग को ले लो, आपका ये लाइफ स्टॉक को ले लो, ये इतने सारे टॉपिक्स है, इसमें हम कोऑपरेटिव मॉडल को यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने पेपर 2 से भी लिंक किया। पेपर 2 का एक और टॉपिक है WTO का, जिसमें जो मैंने एक टॉपिक अभी एक चीज़ बोली थी कि हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट इसलिए प्रमोट नहीं होता है। तो आप WTO में जो हमारा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो वाला कंसेप्ट है वहाँ पे कि आपके फाइटो सैनिटरी जो अग्रीमेंट है उसमें आप इतने अच्छे से हमने इंडिया के साथ जो भी उसकी डीलिंग्स है, तो
मैं कहने का मतलब है, जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, आई होप मैं उस चीज़ को आपके सामने रख पा रही हूँ कि मैंने एक फोकल पॉइंट लिया, उसके आगे मैं जितने ज़्यादा डिमेंशन जोड़ सकती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपकी सोचने और समझने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये चीज़ आपने अगर सीख ली तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब जो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपका स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर बुक लिस्ट है जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए जो भी स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज़ है, आर एस शर्मा है, एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए आपका बिपिन चंद्र है। ज्योग्राफी के लिए जैसे विजुअल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत टेक्निकल कंसेप्ट्स रहते हैं कि हवा ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, तो एक बार आपको समझ में आ गया, आपने रैशनल वे में उसको समझ लिया तो फिर बहुत इजी हो जाता है उसको डिड्यूस करना। तो उसके लिए मैंने मृणाल के वीडियोस देखे थे एंड एक पुअर मैन फ्रेंड IAS करके एक साइट है PMF IAS, उससे ही मैंने सारे अपने नोट्स तैयार किए थे। पेपर 2 के लिए अगर हम देखें तो क्वालिटी के स्टैटिक पार्ट के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा आप कहीं मत भटकिएगा। अब जो पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट होता है वो बहुत डायनामिक होता है, उसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं या WTO है, सार्क है, या फिर जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इस तरह के कंसेप्ट्स रहते हैं। तो अब इसमें डायनेमिज्म ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि हम सार्क के ऊपर बात करें तो अब इंडिया जो है सार्क से थोड़ा दूर जा रहा है, बिम्स्टेक और आशियन जैसी कंट्रीज से हम ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो अब हम बेसिक हम उसका तैयार कर सकते हैं, फीचर्स हाईलाइट हम तैयार कर लें कि एम क्या है, कब बना, किस रेजोल्यूशन के तहत बना, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, और उसको फिर हम जो करंट में जो चीज़ चल रही है उससे हम जोड़ते हुए अपने नोट मेकिंग करना चाहिए हमें। फिर जो पेपर 3 उसमें साइंस एंड टेक में भी आप एनसीईआरटीज़ और इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो MP बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो MP बोर्ड की भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स रहती हैं उसको भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा मटेरियल रहता है। और साइंस में भी मोर और लेस आपका करंट ही ज़्यादा मैटर करता है। और जो इकोनॉमी वाला पार्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को ही पढ़ना है। उसके लिए आप चाहे तो मृणाल के वीडियोस देख सकते हैं या फिर कोई आप कोचिंग मटेरियल पर रिलाई करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन एक बुक आती है उसको मैंने रेफ़र किया था और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी जोड़े थे, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। और हिंदी के लिए पुणेकर आप रेफ़र कर सकते हैं। और जो ऐसे है वो आपका प्योर अभिव्यक्ति है, तो जब आपने नोट मेकिंग और मेन सब कुछ कर लिया है तो वो अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाता है। अब करंट अफेयर्स से लोगों को डाउट होता है कि इससे नोट्स हम कैसे बनाएं और हम कैसे अपने आंसर्स को डायनेमिक बनाने के लिए उस पार्ट को हमें कैसे करना है। इंटरलिंकिंग तो डेफिनेटली आपको करना ही है, लेकिन उसके लिए जो आपके इन्हांसर्स हैं वो यही है कि आप करंट मटेरियल को कैसे आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नोट मेकिंग मैं आपको बताना चाहूँगी करंट अफेयर्स की कैसे मैंने किया था। आप 4 से 5 टेम्पलेट्स में आपको बता देती हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आप ऐसे ही आगे आपको प्रोसीड करना है। जैसे कि गुड एग्जाम्पल्स, ठीक है, बैड एग्जाम्पल्स, बिग आइडियाज़, पर्सनल कुछ आप एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। अब जैसे गुड एग्जाम्पल्स है, गुड एग्जाम्पल्स में आप जैसे रख सकते हैं कि भावांतर को लेके अगर कोई चीज़ अभी चल रही है, उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो रायतू बंधु एक बहुत अच्छी स्कीम है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो अगर मेरे पास कभी इंटरव्यू में अगर मुझे डिफेंड करना हो अपने आप को या मेंस में कहीं मुझे पॉइंट याद आ गया तो मैंने उस स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर स्कीम को वहाँ पे लिख दिया। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। ऐसी एक राजस्थान में एक वाटर कंजर्वेशन का एक कंसेप्ट है जोहड़, वो भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ऐसे आप लिस्ट कर लीजिए गुड एग्जाम्पल्स। ऐसी बैड एग्जाम्पल्स को भी आपको लिस्ट करना चाहिए, जैसे अभी रिसेंटली जो पुलवामा अटैक हुआ है वो बैड एग्जाम्पल में आएगा। ये शो करता है कि हमारी इंडियन सिक्योरिटी अभी भी कहीं ना कहीं उसमें एक लूप होल है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो है पाकिस्तान के साथ अभी और ज़्यादा उसमें कैसे क्या चीज़ें टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, या फिर आगे इसके क्या फर्दर इम्प्लीकेशंस होंगे, आर्टिकल 370 प्रॉस एंड कॉन्स हटाना, दुनिया भर की चीज़ें। ओके, ऐसे आप बैड एग्जाम्पल्स तैयार कर लीजिए। या हम न्यूज़पेपर ये जो हम करंट में पढ़ रहे हैं उसका मैं बता रही हूँ। फिर है कुछ बिग आइडियाज़। बिग आइडियाज़ मतलब जैसे एकदम ब्रेक थ्रू इंटरवेंशंस हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में वो अपना जादू दिखा रहा है, तो उसका कुछ आपने एग्जाम्पल लिख लिया। या फिर लोकल लेवल पे भी आप कोई छोटा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक विलेज है
महाराष्ट्र का एक विलेज है हिवरे बाज़ार, आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, बट वो जो विलेज है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और जो लोकल लोग के कोऑपरेशन से वो एक बहुत ही वाटर डेफिशिएंट एरिया था, लेकिन अब वो वाटर कंजर्वेशन में बहुत अच्छा उसने काम किया है। तो ये एक बिग आइडिया है कि हमने इनोवेशन का यूज़ किया, लोकल लोगों का यूज़ किया, आपको कोऑर्डिनेशन मिला। इस तरह से आप ऐसे बिग आइडियाज़ को भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कुछ चीज़ आती है आप उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। कुछ पर्सनल एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे एथिक्स में मैंने अजीत डोभाल जी का नाम लिया था इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो मैंने रिफ़र किया था किसी आंसर में। या फिर अरुणिमा सिन्हा जी का मैंने नाम लिखा था कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, उनको मैंने रेफ़र किया था। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आंसर राइटिंग में। ओके, अब नेक्स्ट वाली पार्ट जो चीज़ आती है, ऐसे आप टेम्पलेट्स तैयार कर लेंगे तो ये आपका नोट मेकिंग करंट अफेयर्स से ऐसे आपको तैयार करना है, मैंने ऐसे ही तैयार किया था। अब हम डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप की प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में हमें कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले प्रीलिम्स पे आते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रीलिम्स बहुत डाइसी होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन तब भी हर बार किसी का एक नंबर से छूट जाता है और एक क्वेश्चन अगर आपका चला गया, मान लो 1 साल का वेट है आपका, तो उसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। पहले आप एनालिसिस कीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि फैक्चुअल चाहिए। कहने के बाद भी मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, अगर आप कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस गलत करेंगे तो वो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ेगा वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड पे। और जैसा कि अगर आपकी नोट मेकिंग और मेंस की स्ट्रैटेजी अगर परफेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, तो आपको इंटरव्यू में एक जो तार्किक वाली जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो आपकी इफेक्ट नहीं होगी और आपको बेनिफिशियली रहेगा। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ड्रेसिंग का एज सच मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो हैं वो आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और कॉन्फिडेंटली, बोल्डली आप अपने आप को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखना है आपको। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी थी। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जो मैंने बताया वो जनरल वे में हो सकता है, कुछ लोगों पे अप्लाई करे, कुछ लोग पे नहीं अप्लाई करे। वो जैसे वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं ना, कि बुद्ध ने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ दिया। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में सांसारिक जीवन में रहकर भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते। तो यहाँ मोक्ष मेटाफोर है कि आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक, आपका डेजिग्नेशन, राइट। एज एन एस्पिरेंट वही मोक्ष होता है हमारे लिए। तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सेल्फ डिस्कवरी का जो पाथ है वो आपको खुद ही ढूंढना है, वो आपको किसी पे रिलाई नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपके लिए यूजफुल रहा हो। एंड गुड लक फाइंडिंग योर ओन पाथ, एंड थैंक यू सो मच।